बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना वो रेस्पायरेशन का जो रिमेनिंग पार्ट रहता था उसको हम देखते हैं। जी, चैप्टर 13 है हमारा, गैसियस एक्सचेंज का लेक्चर 3 है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। पहले तो इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का क्या मीनिंग है। बेटा, वॉलंटरी का मतलब है कि ऐसे तमाम अफ़ाल, ऐसे तमाम काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम उनको वॉलंटरी कहते हैं। हमारी उसमें विल शामिल होती है, उसके लिए हम वॉलंटरी का वर्ड यूज़ करते हैं। और इनवॉलंटरी का वर्ड यूज़ होता है कि इनवॉलंटरी के ऐसे तमाम काम जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसा कि हमारी दिल जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो जब हम बाज़-औक़ात जब पानी में स्विमिंग करें तो हम उसको जो है सांस को थोड़ी देर तक रोक लेते हैं, तो वॉलंटरी उसको कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो दोनों प्रोसीजर से है, वो वॉलंटरी भी है और वो इनवॉलंटरी भी है। ब्रीथिंग की जब हम बात करते हैं, पहले हमने शुरू किया तो ब्रीथिंग का हमने देखा कि ब्रीथिंग का मीनिंग होता है कि सांस लेना। ब्रीथिंग दो फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन फेज में क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती हैं, और एक्सपायरेशन फेज में ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। इसके अंदर बेटा मुख्तलिफ मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चलता है, अडॉप्ट होता है, जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन को जो है अंदर लेके जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है। ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम में, जब हम रेस्ट में होते हैं, हम 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा जो है सांस ले लेते हैं, टाइम में ब्रीथिंग कर लेते हैं। और जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज के दौरान जो है ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक जो है पहुंचती है। तो 1 मिनट के अंदर 30 टाइम्स जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है उस दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन को जो है अंदर इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान रिब्स के जो हमारी रिब्स होती हैं, हमारी रिब्स हैं, रिब्स के जो देखें कि इसमें इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देखें कि इसमें लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो है एक केज है। केज कहते हैं हम कि वो रिब्स हमारे पास जो है पसलियाँ जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है, और रिब्स के नीचे जो है डायाफ्रेम है। ये डायाफ्रेम है बेटा, ये डायाफ्रेम जो है ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी को, आपके जो लंग्स वाला रीजन है ये वाला, इससे जो है वो सेपरेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी को जो है, आपके पेट को जो है वो सेपरेट करता है लंग से, ये डायाफ्रेम होता है। और डायाफ्रेम में एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन में, या इसको इनहेलेशन करते हैं, वर्ड यूज करते हैं कि एयर जब हमारी बॉडी में अंदर जाती है तो उस दौरान हमारी जो रिब्स के होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, और ड्रा ड्रा आपका जो डायाफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे की जानिब लोअर साइड पर मूव करता है। जब हम सांस लेते हैं तो आपने नोट किया होगा ये बात कि आपके जो लंग्स का साइज होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें एयर फिल आउट होती है, और डायाफ्राम का जो हमारा साइज होता है वो नीचे लोअर जाता है, और उसके डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका डायाफ्राम का साइज जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। अभी तो ये देखें एक डोम लाइक शेप में है, इस टाइम वो रिलैक्स में है, लेकिन जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये हमारे पास ये नीचे की जानिब डायाफ्राम आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और लोअर साइड पर जाता है। जस्ट कैविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि लंग्स में क्योंकि इन्फ्लेशन होती है, लंग्स जो है फिल करते हैं आपकी एयर के साथ, तो उसकी वजह से जो है आपकी लंग्स की एयर फिल होती है, तो आपके लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, और लंग्स में प्रेशर जो होता है लंग्स में जो है इसके अलावा एक्सपैंड करते हैं, और आउटसाइड एयर जो है रश इन, आउटसाइड से जो एयर है अंदर की जानिब रश करती है। तो इनसाइड जो होता है हम बात करते हैं कि कार्बन हमारा प्रेशर जो होता है लंग्स में ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होता है, तो बाहर क्योंकि ज़्यादा होता है प्रेशर, तो जब इस तरीके से हम सांस लेते हैं
तो अंदर जो है प्रेशर वो कम हो जाता है, क्योंकि अंदर डायाफ्रेम का जो है हम कहते हैं कि वो नीचे की जानी मूव करता है, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपको पता है, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डायाफ्राम नीचे जाएगा, आपका चेस्ट का एरिया इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। यू नो दैट के वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, आई थिंक ये बॉयल्स लॉ होगा। बॉयल्स लॉ के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी है कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। अगर तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बाहर जो है गैसेस मूव करेंगी एयर में हायर कंसंट्रेशन से, अंदर लोअर जो है प्रेशर होगा तो अंदर की जानिब जो है आपके एयर जो है मूव करेगी बाहर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि डायाफ्राम का साइज जो है वो नीचे की जानिब होता है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से लंग का प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इंस्पायरेशन के दौरान जो है ये वाली कंडीशन होती है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें देखें कि जो रिब्स हैं वो बैकवर्ड की जानिब मूव कर रही हैं, और जो आपकी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन होती है तो एक्सपायरेशन के दौरान जो है आपका डायाफ्रेम ऊपर की जानिब मूव करता है, तो ये ज़्यादा डोम लाइक शेप जो है मूव होती है, और आपके रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं और रिब्स जो हैं आपकी बैकवर्ड मूव करती हैं। जबकि आप नोट आउट कर रहे थे कि उसमें जो है आपका डायामीटर का साइज जो होता है वो डूम लाइक शेप ज़्यादा होती है और चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज करता है। जबकि इसमें प्रेशर जो होगा, जब आपका साइज जो होगा वो कम होगा तो इसका मतलब कैविटी चेस्ट कैविटी का साइज वॉल्यूम कम होगा तो इसका प्रेशर जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा जब वॉल्यूम कम होगा। तो इसमें इस तरीके से लंग्स से बाहर की जानिब जो है एयर जो है बाहर की जानिब जो है वो रश आउट होगी, बाहर की जानिब जो है एक्सेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जानिब एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें वो डायाफ्राम का देखेंगे, इस दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, किसमें देखेंगे ये जो लाइंस है ये फॉरवर्ड की जानिब आगे की जानिब जा रही हैं, फॉरवर्ड की जानिब मूव हो रही हैं, और जबकि ये वाली जो लाइंस हैं देखें बैकवर्ड की जानिब पीछे की जानिब आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये इसमें चेंजेस आती हैं मसल्स में और इसकी शेप में। इसमें एक्सपायरेशन में ज़्यादा डूम लाइक शेप हो जाती है और डायाफ्राम रिलैक्स करता है और डायाफ्राम की शेप जो है ज़्यादा डूम लाइक हो जाती है, जबकि उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी जो है स्ट्रेट शेप हो जाती है और साइज़ जो है अंदर चेस्ट कैविटी का जब इंस्पायरेशन में वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है कि जब बच्चा जो प्री मेच्योर होता है इन्फेंट, इसका मतलब जब माँ के पेट में होता है, गेस्टेशन पीरियड उसको कहते हैं, यानी कि 7 मंथ का जब वो पीरियड होता है तो उसका जो लंग्स है वो सही तरीके से अगर डेवलप ना हो पाए हों उनको सही तरीके से, मैं कहता हूँ काज वजह क्या है कि सही तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाते, तो उसमें जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होती है कि उस पर्सन को सही तरीके से बच्चा सांस नहीं ले पाता। कि वजह क्या है, उसकी काज क्या है कि उसको सरफेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। अब सरफेक्टेंट क्या है, सरफेक्टेंट कुछ प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मजमुआ है जो कि एल्वुलाई के एपिथेलियम के सेल जो हैं वो सक्रीट करते हैं उसको। वो सरफेक्टेंट एक कुछ प्रोटीन्स का मिक्सचर है जो कि ड्यूरिंग जो है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज करता है, ये अवेलेबल नहीं होता। सरफेक्टेंट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता और लंग्स की टेंडेंसी जो है वो कोलैप्स कर जाती है और लंग्स सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते और कोलैप्स हो जाते हैं लंग्स। आप देख रहे हो एक नॉर्मल एल्वुलाई और इसको कोलैप्स में देख रहे हो कि कोलैप्स में उनके जो सेल्स हैं सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाए, वो पिचके हुए हैं और कोलैप्स वाली साइड में, और इसमें देखें कि नॉर्मल एल्वुलाई वो अच्छे तरीके से रिलैक्स हैं और उसमें कोलैप्स्ड हैं एल्वुलाई। और ये तो है, इसमें हम कह सकते हैं कि एल्वुलर एपिथेलियम जो है लेयर ओवर फ्लूइड सरफेस विद इन एल्वुलाई रिड्यूस सरफेस टेंशन, इससे जो है सरफेस टेंशन जो है वो कम होगा, ये हम कह देते हैं। आगे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है कि रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो फैक्टर उसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी।
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का। हम कहते हैं कि हर एक गैस का अपना प्रेशर है। जो टोटल प्रेशर है जी, वो हम कहते हैं एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसके साथ अब उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो टोटल होता है, और उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है, अपना ऑक्सीजन का लेवल है, उसको हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में पार्शियल प्रेशर कहेंगे, और टोटल मिला के जो होगा वो 760 मिलीमीटर ऑफ जो है मरकरी, उसके साथ उसको हम जो है कंपेयर आउट करेंगे कि वो टोटल जो है वो 760 होता है। और 760 में हर एक का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। ऑक्सीजन का अपना कंट्रीब्यूशन है। सपोज मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन का 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है 760 में, तो टोटल इन्वायरमेंट के अंदर जो है होता है वो उसको हम 760 तक कहते हैं कि इतना प्रेशर होगा, और उसमें जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। हर एक गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। जब कंबाइन करते हैं उसको तो वो टोटल प्रेशर आ जाता है। देन इसमें कहते हैं कि ब्लड का बड़ा रोल है, कि ब्लड जो है, सेपरेशन ऑफ ब्लड होती है। हमें पता है कि आमतौर पर जो है ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, तो टिश्यू वाले एरिया में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। टिश्यू वाले एरिया में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। टिश्यू के अलावा जो है ब्लड वेसल्स लैदा होती है हमारी सेपरेट, जिसमें ब्लड मूव आउट करता है और ब्लड सेल्स जो है वो मूव आउट करते हैं। और इसके अलावा बॉडी जो है कम्प्लेक्स है, तो इस तरह ब्लड भी जो है वो सेपरेट होता है, आपका लेयर्स में सेपरेट होता है। देन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है, कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये एरिथ्रोसाइट सेल को समझना होगा। ये एक जो डायग्राम दी गई है कि ये एक एरिथ्रोसाइट सेल दिया गया है। एरिथ्रोसाइट जो है एक नाम है, हम कह देते हैं साइंटिफिक नेम है रेड ब्लड सेल्स का, जो हमारे सुर्ख खूलिये खून में होते हैं। लाल खून जिसको हम कहते हैं, सुर्ख खूलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट्स में क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर जो है एक हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी एबिलिटी है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप करवा लेती है। अच्छा, ये एंड पर जो एक टॉपिक होगा हीमोग्लोबिन। हमारे मसल सेल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, जबकि जो ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। दोनों में आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं ये। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो जो है क्या करती है कि वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, और उसकी एबिलिटी है कि अपने साथ वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। अब जो है इसको मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि उसकी एफिशिएंट करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। जब हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी कहते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, एचबी का कलर जो होता है, पहले हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो पर्पल रेड होता है। कलर उसका एचपी का, हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल रेड होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन के साथ वो मिलता है एक एंजाइम की मौजूदगी में, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। इसके साथ जब मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका कलर ब्राइट रेड है। HbO2 का कलर ब्राइट रेड है, जबकि आपका जो Hb है उसका कलर है पर्पल रेड है। ये देखेंगे कलर्स की थोड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की अमाउंट इन ह्यूमन ब्लड में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि ये जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सी लेवल के ऊपर। जो है वो मैक्सिमम जो है 20 ml तक, 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml तक ऑक्सीजन होगी मौजूद सी लेवल में। और जब प्रेशर इसका हम कहेंगे कि 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, तो उस टाइम 19.6 ml ऑक्सीजन मौजूद होगी 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में हम कह रहे हैं कि 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन मौजूद होगी, जब प्रेशर होगा कितना, 115 मिलीमीटर ऑफ एच मरकरी। और जब 100 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा तो उस टाइम भी 19.6 ml होगी। और जैसे ही ये आप देखें कि कंसनट्रेशन 60 मिलीमीटर Hg है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, 19.6 से भी बहुत डिक्रीज कर जाएगा। और हम कहते हैं कि उस टाइम जो है ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। और ऑक्सीजन जो है देन किस तरीके से उसका लेवल जो है डिक्रीज करेगा, HbO2 है, तो HbO2 की एबिलिटी है
कि लेवल जैसे ही प्रेशर 60 मिलीमीटर, हम कहेंगे कि आपका प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया है मिलीमीटर में, तो उस कंडीशन में बहुत सारे मैनी सेल्स में और टिश्यू में ऑक्सीजन का जो प्रेशर अगर तो 60 मिलीमीटर मरकरी हो गया है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, और HbO2 जो इधर HbO2 बाइंड किया है इस जगह पर, ये HbO2 जो है ये डिसॉल्व होगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है डिसोसिएट होगा, रिवर्सिबल है, तो दोबारा Hb और O2 बन जाएगी और ऑक्सीजन जो है आपकी वो लिबरेट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को छोड़ के वो चली जाएगी, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा है। ये जो आपके प्रेशर के लो से, इसका मतलब प्रेशर जो है बहुत अफेक्ट कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर का। देन स्क्यूबा ड्राइवर की बात है कि डीप इन सी में जैसे जाते हैं तो वाटर प्रेशर प्रिवेंट करता है, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स को रोकता है, जो लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे जब, तो वाटर प्रेशर जो है वो उसको रोकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अंदर जो हम कहेंगे कि प्रेशर जो है आपका किस तरीके से अंदर वाली साइड में प्रेशर क्या होगा, और हम अपने पास सिलेंडर यूज़ करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, सिलेंडर होता है और सिलेंडर में जो है ग्रेटर प्रेशर होता है देन सी से ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सो इस तरीके से वो जो है सिलेंडर के ज़रिए से आपको ऑक्सीजन मिलती है हाई कंसनट्रेशन से, सिलेंडर में हाई कंसनट्रेशन, तो आपको जो फिर है इजी आउट जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है आपको ऑक्सीजन मिलने में आसानी होगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है कि ट्रांसपोर्ट, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की निस्बत बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, बहुत जल्दी ये ऑक्सीजन में हल हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में आपके ब्लड कैपिलरीज में और ब्लड के में कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड में पार्ट होता है प्लाज्मा, उसमें भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एबिलिटी पाई जाती है कि बहुत जल्दी हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत सॉल्युबल है फ्लूइड में। देन ऑक्सीजन में की निस्बत जो है पहली लाइन लिखी है कि बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है। अब कौन कौन से तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है? पहली बात तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर वैसे ही प्रोड्यूस होती है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऑक्सीजन के अंदर जाने से ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और ग्लाइकोलाइसिस होती है और क्रेब्स साइकिल चलता है सेल के अंदर और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एज अ रिजल्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में सेल के अंदर। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकालनी वो ज़रूरी है। अब वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी, बाहर की जानिब निकलेगी, वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और हीमोग्लोबिन उसको 20% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व कर लेगा और उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। 5% तक बॉडी के फ्लूइड में अटैच हो जाती है जिसमें पोटाशियम के साथ कंबाइन कर देती है और कुछ बॉडी फ्लूइड में जो है वो अमाउंट कुछ है इसकी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। ज़्यादातर जो मैक्सिमम, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए जो है इसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है इस बात को बताया गया है कि 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती है। अब बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है, टिश्यूज़ के अंदर है, टिश्यू रेस्पायर कर रहे हैं और टिश्यू की रेस्पायरेशन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड लाइन में मैंने बात बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड से इंटर होगी, किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर इंटर होगी, टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी कैपिलरीज के, मतलब कैपिलरीज का मीनिंग है कि ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर हो जाएगी। देन उसमें क्या होगा, कैपिलरीज में ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, देन ब्लड सेल्स में क्योंकि CO2 इंटर हो गई या ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स के अंदर आपको पता है उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर भी होता है, तो वाटर के साथ CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड फिर क्या होगा कि वो स्प्लिट होगा, टूटेगा क्विकली तौर पर और आयनाइज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। मैंने एग्जांपल दी है कि H2CO3 वो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में जो है वो चेंज हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन में तब्दील हो जाएगा। देन आपको पता है ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करके ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन आपके लंग्स तक पहुंच जाएंगे
और उधर फिर क्या होगा, लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे और दोबारा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनेगा। जब आपके बाइकार्बोनेट आयन आपके कंबाइन करेंगे, किसके साथ कंबाइन करेंगे, विद हाइड्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन के साथ वो मिलकर जो है कार्बोनिक एसिड बना देंगे। और कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 उसका फार्मूला है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड दोबारा स्प्लिट होगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बस यही तो हम चाहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो। तो बाइकार्बोनेट की शक्ल में जो है वो उसके साथ हाइड्रोजन मिली और हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड दोबारा स्प्लिट हुआ वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरीज ऑफ लंग्स में, और वहां से वो एल्वुलर सैक से एल्वुलाई में, और वहां से लंग्स से जो है बाहर एक्सपायर होगी। ये सारा पाथवे है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे सेल्स से जो है बॉडी से बाहर निकलती है। जो ये हम ब्रीथिंग का एक्सपायर ले रहे, सांस बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो बॉडी के अंदर ये सारा मैकेनिज्म बेटा चल रहा है कि इसको सारा मैकेनिज्म है। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि क्या मैकेनिज्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो टिश्यूज के अंदर हो रही है, वहां से टिश्यूज किसे वो ब्लड के अंदर जाएगी, कैपिलरीज के अंदर जाएगी ब्लड में। ब्लड के अंदर जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी पानी के साथ, क्योंकि आपको पता है ब्लड सेल्स के अंदर वाटर होता है। जब वो उसके साथ मिलेगी तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट बहुत जल्दी हो जाता है, टूट जाता है। किस में कार्बोनिक एसिड टूटता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन्स में वो टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयन देन जो है वो लंग्स तक ब्लड ट्रैवल करता है, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो उधर से हाइड्रोजन को मिलकर दोबारा कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है देन फिर स्प्लिट होगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज कर जाएगी लंग्स कैपिलरीज ऑफ द लंग्स से एल्वुलर सैक्स के अंदर। एल्वुलर से आपको पता है एल्वुलाई जो होते हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो वो फिर कैपिलरीज के नेटवर्क से जो है डिफ्यूजन होगी, और डिफ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में एल्वुलाई सैक्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर जो है आपकी जो है वो चले जाएगी उधर से, लंग से हम बाहर उसको निकाल देंगे। दैन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कि इसकी सांस की बीमारियां जो है उसमें एक कैंसर की बीमारी है, हमारे लंग्स का कैंसर का हो जाता है। मलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं ऐसा ट्यूमर जो कंट्रोल ना हो। मलिग्नेंसी जब हो जाती है तो इसका मतलब है कैंसर जो है वो काबू से बाहर निकल गया, बॉडी के काबू से बाहर निकल गया, कैंसर फैल गया है। मेलिग्नेंसी की अगली स्टेज हम कहते हैं उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस का जब प्रोसेस हो जाता है तो कैंसर हमारे कंट्रोल में रहता है। वो आपके एक लंग से सेल्स से एल्वुलाई से दूसरे में, तमाम सेल्स में, ब्रोंक्यूल्स के तमाम सेल्स में जो है। उसके बाद क्या होता है कि कैंसर में मलिग्नेंसी जब मेटास्टेसिस हो जाती है, कैंसर जो है वो बॉडी में, पार्ट में, लंग्स में फैल जाता है। फिर ये इसकी वजह क्या है कि होता कैसे है जी, अनहेल्थी कंडीशन में आपकी एक तो एयर अनहेल्थी हो, ऐसी जगह पर आप रह रहे हो जब फैक्ट्री का एरिया है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एयर जो है पोल्यूटेंट है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, अनहेल्थी एयर है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, आप पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो, इंडस्ट्री वाले एरिया में रह रहे हो, तो ये इसकी रीज़न है। इसके अलावा आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को ब्लॉक कर देती है। 10 टाइम्स और मोर चांसेस होती हैं, उनमें ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं 90% तक चांसेस होते हैं कि उनको जल्दी जो है वो कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो है 10 कंपाउंड्स ऑफ टार ऑफ टोबैको स्मोक जो होती है उसमें 10 ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर काजिंग होते हैं। जो टोबैको के स्मोक में 10 केमिकल्स होते हैं, देन हम 10 टार कंपाउंड्स कहते हैं, और 10 टार कंपाउंड जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि वो वाले कंपाउंड जो हैं वो कैंसर काजिंग है, उसकी वजह से भी जो है कैंसर वो फैल सकता है। रेस्पिरेटरी डिजीज में एक ट्यूबरक्लोसिस है,
ये ट्यूबरक्लोसिस एक डिसऑर्डर है जो कि जिसे कॉन्टीजियस भी कह सकते हैं, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो सकती है। तो इसका जो वजह है मेन, एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, एक बैक्टीरिया। हमने चैप्टर 6 पढ़ा है डिटेल से कि किंगडम प्रोकैरियोटा, किंगडम बैक्टीरिया, वो किंगडम बैक्टीरिया में एक जो डेंजरस बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो टीबी काज करता है, ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये लोगों में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, जो खाना सही तरीके से नहीं खाते, गरीब लोगों में ज़्यादा होती है ये डिज़ीज़ है। और ये इसका इलाज मुमकिन है, क्योरेबल हो सकती है। और इसकी सिम्टम्स में अगर हम देखें कि इसकी सिम्टम्स में इसमें लंग्स आपके डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, खांसी होती है, कफ होती है, और ये ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। जो है आपकी न्यूट्रिशन सही तरीके से पूरी नहीं हो रही होती। ये इलाज है इसका, क्योरेबल है, और ये कंटेजियस है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये मुंतकिल हो जाती है। देन इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा एक बीमारी है। अस्थमा में एक सीवियर पैरोक्सिमा एक कंडीशन आ जाती है कि हम कहते हैं शदीद किस्म के जो झटके लगना, शदीद किस्म के दौरे, सीवियर जो पैरोक्सिम्स कंडीशन है, इसका मतलब कि शदीद दौरे पड़ना किसी चीज़ को। तो इसमें बार बार जो है किसी ना किसी चीज़ से बंदे को एलर्जी होती है। कोई स्पोर्ट से एलर्जी हो जाती है फंगस के, कोई पोलन से एलर्जी हो जाती है। तो किसी ना किसी चीज़, अगर कोई ना कोई अंदर चीज़ चले जाए तो जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो सूजिंग सोजिश हो जाती है, और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और आपको जो है स्पोर्स की वजह से, किसी ना किसी चीज़ की वजह से एलर्जी होगी तो आपका सांस लेना मुश्किल होगा। तो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स कुछ होंगे जिसकी वजह से आपको जो है एलर्जी होगी, तो बाज़ का सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के अंदर, वो सूजश हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो अस्थमा एक जो है नॉर्मल बीमारी है। इसमें बाज़ का जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, बाज़ का वो पंप यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए, तो उससे जो है उनकी जो है एंटी एलर्जिक एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और वो ठीक होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये दो बातें हैं, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है प्रोटीन, और ये मायोग्लोबिन मसल्स में पाई जाती है, दोनों में ये डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है इस हीमोग्लोबिन से। दोनों का काम यही है कि ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी को। जबकि मैंने बताया हीमोग्लोबिन आपके जो है वो मोस्टली ब्लड में करेगा, जबकि मायोग्लोबिन आपके मसल्स हीमोग्लोबिन है, और इसमें मसल्स के अंदर ये जो है एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेगा और स्टोर करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। इसके अलावा जो मायोग्लोबिन है इसमें अफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो उसकी निस्बत जो है ज़्यादा ये ऑक्सीजन को कंबाइन करवा सकता है अपने साथ, और ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा मायोग्लोबिन जो है हमारे मसल्स में मौजूद है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो, हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो 75 टाइम्स जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है ब्लड के साथ इंक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से जो है ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है, जिसकी वजह से 75 टाइम्स जो है किस मैन में जो है हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी मैन में इंक्रीज हो जाती है इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से। लंग कैपेसिटी की बात करें कि जब हम फुली इन्फ्लेटेड, फुल भरा हुआ जो एयर से लंग्स है, तो वो 5 लीटर तक जो है इनसाइड ऑक्सीजन को कैपेसिटी कैरी कर सकता है, और एयर को कैरी कर सकता है 5 लीटर तक। जब रेस्ट में होगा तो 0.5 लीटर तक, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है 3.5 और 1.5 लीटर तक जो है एक्सचेंज होगा, और ये इतनी जो है इसको कैरी आउट कर सकता है। देन इसमें चेंज इन कंपोजिशन ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एयर। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन जाती है, 16% तक एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% तक उसको हम इनहेल करते हैं,
और एक्सेल ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसका लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा है। हमारे सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, सैचुरेटेड है। नाइट्रोजन का लेवल हमें नहीं चाहिए, 79% तक हम उसको अंदर ले जाते हैं और बाहर ही उतना ही निकाल देते हैं क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होती आपकी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में। देन इसके बाद भी इसके साथ हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश आउट हुआ। तो आपको जो है बेटा नेक्स्ट जो है हम सुबह डिस्कशन सेशन के अंदर जो है आप क्वेश्चन नोट आउट कीजिएगा, और जो कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा इसके रेलिवेंट, उसके लिए आपको क्वेश्चन का आंसर वेलकम करेंगे। ओके बेटा, इसके साथ ही जो है फिनिश आउट करते हैं हम चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।